को, यानी आज ही से स्टार्ट हुआ है। देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3-day मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू स्टार्टेड ऑन December 4। और ये पूरा प्रिडिक्शन है, अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो ये तय हुआ कि कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूस किया जाना है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको जल्दी से बताना है कि कैश रिजर्व रेशियो अगर रिड्यूस किया जाएगा तो ये दो में से किसका एक्सपेंशन हो सकता है। पहला, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी आरबीआई की तरफ से, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जल्दी से बताना है, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी। अगर सीआरआर रिड्यूस किया जा रहा है तो ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी है कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। जल्दी। एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी? वेरी गुड, एक्सपेंशनरी एक्सपेंशनरी एक्सपेंशनरी। जितने लोग लिख रहे हैं अगर पता है तो बहुत बढ़िया है आप लोगों का रिस्पांस। समझते हैं, ऐसे समझ लीजिए, बस एक छोटे से एग्जांपल से दो बैलून ले लेते हैं हम लोग छोटे छोटे। और ये बैलून हम मान लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति है, ठीक है। आरबीआई के जिस एक्ट से ये बैलून बड़ा होगा वो कैसी पॉलिसी होगी? एक्सपेंशनरी। और जिस एक्ट से बैलून छोटा होगा वो हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शनरी। अब यहां बैलून बड़ा कैसे होगा? आप समझिए कि इन पाइपों से आता है पैसा, लिक्विडिटी, यानी आरबीआई के जिस एक्ट से मार्केट में लिक्विडिटी, इकोनॉमी में लिक्विडिटी, तरलता बढ़ेगी वो एक्सपेंशनरी होगा, और जिससे लिक्विडिटी कम होगी वो कॉन्ट्रैक्शनरी होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीआरआर क्या है, ये रिवीजन ही समझ लीजिए। फिर इसमें बहुत सारी बातें आपको नहीं पता होगी। सीआरआर बैंक निम्नलिखित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतने सारे बैंकों को, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबीज को भी सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। पहला, जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनको भी सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत किताबों में भी नहीं लिखा है। सारे पेमेंट बैंक को, चाहे वो पेटीएम पेमेंट बैंक हो, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो, इन लोगों को भी सीआरआर मेंटेन करना होगा। तीसरे पे तो बहुत ध्यान दीजिए, यहीं के कंफ्यूजन एराइज होगा, अभी आप एमसीक्यू में लास्ट में करवाऊंगा आपको। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनको भी सीआरआर मेंटेन करना होगा। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को भी मेंटेन करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को भी मेंटेन करना होगा। यहाँ मेंटेन करने का मतलब क्या है? यहाँ मतलब ये है कि इन्हें अपनी टोटल डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज, जो अलग अलग टाइम पे आरबीआई डिसाइड करेगी, उसे आरबीआई के पास रखना होगा। यानी जो बैंकों के पास जमा पैसा है वो बैंकों को कहाँ रखना होगा? आरबीआई के पास रखना होगा। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए, एवरी कोऑपरेटिव बैंक, अगर वो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक नहीं है और लोकल एरिया बैंक, तो इनके लिए कंडीशन और है कि ये जो अपना सीआरआर बैंक है वो खुद के साथ सीआरआर विद इटसेल्फ अपने पास भी रख सकते हैं और आरबीआई के पास भी रख सकते हैं। ये पक्का क्वेश्चन एरिया है जो नए डायनामिज्म में है, कि जो लोकल एरिया बैंक है LAB, इनको अपना सीआरआर जो रखना है वो कहाँ कहाँ रख सकते हैं? खुद के पास रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कहाँ रख सकते हैं? विद आरबीआई के पास रख सकते हैं, ठीक बात है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये जितने सारे बैंक हैं जो भी सीआरआर डिपॉजिट करते हैं, इन्हें इसके बदले में कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है। यानी आरबीआई अपने पास पैसा रखेगी लेकिन इनको इसके बदले में कोई ब्याज वगैरह नहीं मिलेगा। एक नियम ये भी रखा गया है कि बैंक, जो बैंक जैसे लोकल एरिया बैंक इनके पास खुद है, बट ये मनी किसी कॉर्पोरेट्स को, इंडिविजुअल को लेंड नहीं करेंगे या इनको उधार नहीं देंगे, या इस पैसे का बैंक जो है कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, फाइनली अगर बैंकों के पास जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, अब डिपॉजिट्स को हम दो भागों में बांट दे रहे हैं, ठीक है। पहला डिपॉजिट देखिए कौन सा हम लोग बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट।
और दूसरा डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि ऐसा पैसा जो मांगने पर मिले, सॉरी जो पैसा मांगने पे मिले उसे बोल रहे हैं डिमांड डिपॉजिट। और जब जिसकी जो टाइम पूरा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं टाइम। जैसे एफडी, आप एक फिक्स समय के लिए अपने पैसे को जमा करते हैं। आरडी, डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट, जब चाहे तो एटीएम लेकर पहुंच गए, अपना पैसा निकाल लिए, चेक लेकर पहुंच गए। तो डिपॉजिट, जो टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट है, इनका सर्टेन परसेंटेज बैंक को क्या करना है, आरबीआई के साथ रखना है। क्लियर। अब देखिए, मान लीजिए कि बैंक के पास 100 रुपए जमा है और हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि अभी सीआरआर 15% है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर, यानी 100 रुपए का 15 रुपए बैंकों को आरबीआई के पास रखना है और बचा हुआ 85 बैंक बोरो करते हैं, बोरो दे सकते हैं, किसी को भी लैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि सीआरआर रेट कट डाउन किया जा रहा है, यानी कम किया जा रहा है। मान लेते हैं कि 1% कम कर दिया गया, तो ये 14% हो गया। यानी अब बैंकों को 14 रुपए तो आरबीआई के पास रखना है, ठीक है, और 86 रुपीज बैंकों के पास आ गया है। तो यानी बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, बैंक के उधार देने की कैपेसिटी बढ़ गई। और बैंक उधार किसको देगा, कॉर्पोरेट्स को देगा, कंपनीज को देगा। अगर बैंक इनको उधार दे रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मार्केट में पैसा बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्लियर। तो देखिए, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ सीआरआर कट। अगर आरबीआई डिसाइड करता है सीआरआर को 50 बीपीएस कट करने का, अगर पता हो तो जल्दी से लिख के बताओ 50 बीपीएस का मतलब क्या। सबसे पहले जिसने बता लिया ना, वो समझ लो कि अमर्त्य सेन का बड़ा भाई है। What is the meaning of 50 BPS? जल्दी से दूसरी स्क्रीन खोलो, उसमें ढूंढो और फटाक से भेजो मुझे। फिफ्टी बीपीएस का मतलब क्या, यानी परसेंटेज में बता सकते हैं क्या? 50 बीपीएस का मतलब क्या, कितना परसेंटेज, बेसिस पॉइंट। ओके, परसेंटेज में बोलो। 0.5%। ऐसे समझ लें, अगर आरबीआई डिसाइड करता है 50 बीपीएस कम करने को, तो ये लगभग 1,10 लाख करोड़ रुपीस रिलीज करेगा। ठीक है, जो कि आरबीआई में पार्क है, और इसके बेसिस पर क्या होगा, बैंकों की लैंडिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर इसको 25 बीपीएस कम किया तो 55 से 60 करोड़ रुपए एडिशनल फंड बैंकों के पास होगा। और डेफिनेटली ये बैंक फंड जो है वो मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा होगा। मैं आपको यहां ये भी क्लियर कर दूं कि दो शब्द होते हैं जिसको हम लोग कॉमनली एक जैसा समझते हैं, बट इसको प्रैक्टिकली अलग अलग समझा जाना चाहिए। एक शब्द है इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा शब्द है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर बैंकों के द्वारा की गई एक्टिविटी या राष्ट्र में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, जैसे इसको कैसे, अगर जीडीपी बढ़ रहा है, जीएनपी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो हम इसेंशियली कह सकते हैं कि उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बढ़ने के साथ साथ सोशल इंडिकेटर्स बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल इंडिकेटर्स बढ़ रहे हैं, लाइक जेंडर इक्वालिटी बढ़ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर को समझिए। तो अगर मार्केट में ज्यादा पैसा इन्फ्यूज होगा, इकोनॉमी में ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अब डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ये हम इसेंशियली नहीं कह सकते हैं। ठीक है।